नमस्कार साथियों, साकल्य संस्कृतम परिवार में मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों ध्यान दीजिए, संज्ञा प्रकरण की शुरुआत हम कर चुके हैं, यानी कि संस्कृत का सामान्य परिचय, व्याकरण का सामान्य परिचय, व्याकरण के प्रमुख संप्रदाय, त्रिमुनि, सारी बातें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। इसके बाद संस्कृत की वर्णमाला को दो प्रकार से पढ़ा। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णमाला जिसमें कुल 42 वर्ण थे, एक थी पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णमाला जिसमें 63 या 64 वर्ण थे। राइट। तो ये जो वर्णमाला हम पढ़ चुके हैं, अगर मैं आपसे पूछूं इस वर्णमाला के विषय में कि बच्चों इसमें आपने जो वर्ण देखे ये किस रूप में थे, तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि ये लिपि रूप में थे। एम आई राइट? है ना? तो आप आंसर अच्छे से कर पाएंगे ना। यह लिपि रूप में वर्णमाला थी। तो क्या कभी इस वर्णमाला को पहली बार ध्वनि रूप में प्रकाशित किया गया होगा? हाँ, तभी तो हम इसको बोल पा रहे हैं। तो बच्चों, लिपि वर्णमाला को जब पहली बार ध्वनि रूप में उच्चारित किया जाता है या प्रकाशित किया जाता है, तो इन दोनों बातों के बीच में एक स्टेप होता है, इसे हम कहते हैं यत्न। इस बात को आप ऐसे समझें कि कोई भी वर्ण लिपि रूप में है, इसे जब हम ध्वनि रूप में लाते हैं तो उससे पहले एक यत्न लगाया जाता है। राइट। तो आज के सेशन में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं यत्न विवेक को, यानी कि वर्णों का यत्न क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके उपभेद कौन कौन से हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक से आप इस बात को समझने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक से, लाइक नेवर बिफोर। है ना? अभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न दो प्रकार के यत्न होते हैं। इन यत्नों को कैसे आप ऐसे तरीके से याद करें कि प्रश्न हर हाल में सही हो जाए। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज के सत्र को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यत्न क्या होता है, यत्न की परिभाषा क्या है। वर्णों के उच्चारण में किया जाने वाला आंतरिक प्रयास ही यत्न कहलाता है। ठीक है, परिभाषा में कहा है कि किसी भी वर्ण को उच्चारित करने के लिए जो प्रयास लगाया जाता है वह यत्न कहलाता है। और ये सभी प्रयास कैसे होते हैं? आंतरिक होते हैं। बच्चों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आंतरिक प्रयास। आंतरिक का मतलब क्या है? जितने भी प्रयास हैं हमारे मुख के अंदर है। राइट। ठीक है। तो हर वर्ण के लिए जो भी प्रयास आप लगाएंगे वो मुख के अंदर होता है, इसलिए आंतरिक होता है। यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं यत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो यत्न दो प्रकार के हैं, आभ्यंतर और बाह्य। दो प्रकार के यत्न होते हैं, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। तो अभी फिर से एक क्वेश्चन माइंड में रेज हो गया कि अभी अभी तो हमने बताया कि आंतरिक प्रयास ही यत्न कहलाते हैं, और अभी हम बाह्य रूप इसका कैसे देख रहे हैं। तो बच्चों आप इस बात को ऐसा समझें कि किसी भी वर्ण को बोलने के लिए जो प्रयास लगाए जाते हैं वो मुख के अंदर होते हैं, इस कारण से इनको आंतरिक कहा है, इन प्रयासों को। ठीक है। लेकिन जो प्रयास मुख के अंदर के भी अंदर है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ सामान्य भाषा में, जो प्रयास अंदर से भी अंदर है उन्हें आभ्यंतर, और जो मुख के अंदर के ऐसे भागों द्वारा किए जाते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, आप मुख खोलेंगे तो अंदर के जो भाग आप देख सकते हैं उनको हम कहते हैं बाह्य यत्न। ठीक है, समझने के लिए बताया। तो आभ्यंतर और बाह्य ये दो प्रकार होते हैं। ठीक है, आभ्यंतर प्रकारों को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, क्रमशः बाह्य प्रकारों को भी देखेंगे। ठीक है, यत्न विवेक एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्य बिंदु है, आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। इस यत्न विवेक को पढ़ करके आपको ये पता चलेगा कि वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं, प्रत्येक वर्ण के लिए आभ्यंतर और बाह्य दो प्रकार के यत्न लगते हैं। है ना? एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपको इसकी पहचान के लिए बोला जाए तो आप कहेंगे ये एक स्वर है। ठीक है, और ज्यादा डिटेल पूछा जाए तो आप बताएंगे ये ऋस्व स्वर है। ठीक है, तो अभी तक हुई लिपि वाली बात। लेकिन जब हम इसको उच्चारित करने जाएंगे उससे ठीक पहले इसके लिए यत्न लगेंगे। ठीक है, तो अस्वर वर्ण जो है इसके लिए दो प्रकार के यत्न लगेंगे। एक तो लगेगा आभ्यंतर,
अभी आप इतना ही समझ पा रहे हैं, इसके आगे की चीजें हम आगे देखने वाले हैं। और दूसरा यत्न लगेगा बाह्य। ठीक है, अब ये आभ्यंतर यत्न, इसके लिए कौन सा लगेगा इसकी बात अभी हम करेंगे, और बाह्य यत्न कौन सा लगेगा इसकी बात भी अभी आगे हम करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। किसी भी वर्ण के लिए दो प्रकार के यत्न लगते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आभ्यंतर यत्नों को हम समझने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। आभ्यंतर यत्न कितने प्रकार के होते हैं? आप उत्तर देंगे 5 प्रकार। ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है और सामान्यतः भी। ठीक है, तो प्रश्न में सीधा ही पूछ लिया जाए कि सामान्यतः आभ्यंतर यत्न कितने प्रकार के हैं, आपका उत्तर होगा 5। और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे तो भी आपका उत्तर होगा 5। राइट, आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार के हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, ये 5 प्रकार आप कहीं भी नोट्स से, किताबों से पढ़ेंगे, रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे, तो उस क्रम में जो दिए गए हैं वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आभ्यंतर यत्न जो मैं आपको पढ़ाऊंगी उसका क्रम कुछ अलग होगा। ठीक है, तो ये क्रम क्या है सबसे पहले हम देख लेते हैं। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत और संवृत। तो बच्चों आप लोगों ने ध्यान से इन 5 प्रकारों को देखा है। इसका यही क्रम आपको याद रखना है। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत और संवृत, 5 प्रकार हैं आभ्यंतर यत्नों के। ठीक है, आपको किताबों में कहीं पर भी ये क्रम नहीं मिलेगा, लेकिन इस क्रम से पढ़ने का एक रीजन है कि इसमें एक शॉर्ट ट्रिक फिट बैठती है। हम एक शॉर्ट ट्रिक से इन चीजों को याद करने वाले हैं, है ना। शॉर्ट ट्रिक से चीजें ऐसे याद हो जाती हैं कि हम प्रश्नों को कभी भी गलत नहीं करते, हर हाल में हमारा प्रश्न सही हो, यही तो हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार इसी क्रम में आपको याद रखने हैं। अब बात आती है शॉर्ट ट्रिक की। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। एक वाक्य में यहां पर लिख रही हूं, स्पर्श, अंतस्थ, स्वर, ऊष्म, अ है। मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, स्पर्श, अंतस्थ, स्वर, ऊष्म, है। इस वाक्य में आपको 1, 2, 3, 4 और 5 पद दिख रहे हैं। हे को छोड़ दीजिए, 5 पद दिख रहे हैं। 5 ही हमारे आभ्यंतर यत्न थे। ठीक है, वो कौन कौन से थे मैं एक बार फिर से यहाँ पर लिख रही हूँ। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, इस बार अभी मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप समझ जाएंगे। विवृत, ईषद विवृत और संवृत। ये 5 आभ्यंतर यत्नों के सामने आपको शॉर्ट ट्रिक में आए हुए 5 पदों को रख देना है। आइए लिखते हैं शॉर्ट ट्रिक। स्पर्श, अंतस्थ, स्वर, ऊष्म, है। ठीक है, तो मैंने 5 आभ्यंतर यत्नों के आगे शॉर्ट ट्रिक के 5 पदों को रख दिया है। हो गया आपका आभ्यंतर यत्न कंप्लीट। ठीक है, बस अब देर है तो हमें इनको समझने की कि स्पर्श क्या होते हैं, अंतस्थ क्या होते हैं, इनको। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं आपको बता देती हूँ, स्पृष्ट आभ्यंतर यत्न जो है यह किन वर्णों के लिए होता है? स्पर्श वर्णों के लिए। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं?
वर्गीय वर्ण, बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है वर्गीय वर्ण क्या है। क से लेकर म तक कादयो मावसाना स्पर्शा, ऐसा कहा जाता है। क से लेकर म अवसान तक यानी कि क च ट त प पांचों वर्गों के पांचों पांचों वर्ण यानी कि कुल 25 वर्ण वर्गीय वर्ण या स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। इनका एक अपर नाम भी है उदित। ठीक है। दूसरा ईशत स्पृष्ट। ईशत स्पृष्ट अभ्यंतर यत्न किन वर्णों के लिए होता है? अंतस्थों के लिए। अभी मैं आपको माहेश्वर सूत्रों को आधार करके पूछूं कि अंतस्थ वर्णों के लिए कौन सा प्रत्याहार था, आप बता देंगे यण प्रत्याहार। राइट। यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण थे? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थों का क्रम माहेश्वर सूत्र के अनुसार या संस्कृत वर्णमाला के अनुसार य व र ल है। मैंने आपको पहले भी बताया अंतस्थों का क्रम प्रश्न कई बार पूछा जाता है, आप याद रखेंगे क्योंकि हिंदी वर्णमाला में ये अलग है। तीसरा विवृत। विवृत अभ्यंतर यत्न के अंदर जो वर्ण आते हैं वो है स्वर। तो स्वर कौन कौन से हैं बच्चों? अगर मैं माहेश्वर सूत्र के अनुसार पूछूं तो आप बता देंगे अच प्रत्याहार में स्वर हैं ये सभी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट कर देना चाहती हूँ कि जो पाणिनि शिक्षा में हमने दीर्घ प्लूत स्वर पढ़े हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाते हैं। समझने के लिए मैंने अच लिखा है, बाकी आप मान लेंगे यहाँ पर कि सारे स्वर जो हम मानते हैं स्वरों के ऋस्व रूप, दीर्घ रूप और प्लूत रूप, वो सब यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आते हैं चौथे आभ्यंतर यत्न पर, इसका नाम है ईशत विवृत। इसमें वर्ण आते हैं कौन से? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्णों के लिए प्रत्याहार शल, शलोष्माण, और इनका तो एक ही क्रम रहता है हर जगह पर, शश सह। ठीक है। और अब आता है अंतिम अभ्यंतर यत्न संवृत, जिसमें है ऋस्व अ। तो यहाँ पर क्या है? केवल ऋस्व अ। बच्चों मुझे पता है इस ऋस्व अ को देखते ही आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन रेज हो रहा है। मैं आपकी क्यूरियोसिटी को सॉल्व करने वाली हूँ। अभी आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी को मैं आंसर करूंगी, लेकिन अभी के लिए जो आपके सामने लिखा है इसको दोहरान कर लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार फिर से कि 5 आभ्यंतर यत्न है क्रम से स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विवृत, ईशत विवृत, संवृत। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक हमें लगानी है। स्पर्श अंतस्थ स्वर ऊष्म अ है। मैंने सभी शब्दों को यहाँ पर लिख दिया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैंने स्पष्टीकरण लिखा है। स्पष्टीकरण से हमें समझ में आ गया कि स्पर्श क्या है? सभी 25 वर्ण। अंतस्थ क्या है? यवराला। स्वर क्या है? सभी स्वर। और ऊष्म में सशसह। संवृत में आता है ऋस्व अ। इज इट क्लियर नाउ? यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक से आपको चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्वेश्चन आने पर हम विचार करने लग जाते हैं कि क्या इसका उत्तर होगा और कैसे निकालें आंसर, है ना। तो रटंत विद्या से सारी चीजों को आपको सॉल्व नहीं करना है। चीजें मजेदार तरीके से पढ़िए, लॉजिकली पढ़िए, तो याद हो जाएंगी। ठीक है। यहाँ तक सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, होप सो। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा कर भी अगर हम देखें कि अंतस्थों के लिए आभ्यंतर यत्न कौन सा है, आप बता पाएंगे ईशत स्पृष्ट। और अगर मैं पूछूं कि ईशत विवृत आभ्यंतर यत्न किन वर्णों के लिए है? ऊष्म। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन रिवर्स भी पूछे जा सकते हैं, घुमा फिरा कर किसी भी तरीके से हम उत्तर दे पाएंगे। ठीक। चल, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं इस स्लाइड का तो ले लीजिए। अभी मैं आपको यहाँ से आगे ले जाने वाली हूँ। ये तालिका आपके सामने है, जो अभी मैंने आपको लिखकर बताया, यही सारी चीजें थी। ये है आपके आभ्यंतर यत्न, ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक, ये है आपका स्पष्टीकरण। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर विवृत आभ्यंतर यत्न में स्वरों को देखा, जिसमें मैंने आपको बताया सभी स्वर। अच्छे प्रत्याहार सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, यहाँ पर ऋस्व दीर्घ प्लूत सभी प्रकार के स्वर आ जाते हैं। और
संवृत आभ्यंतर यत्न जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा ऋस्व अ, ठीक है। तो माइंड में एक क्वेश्चन डेफिनेटली रेज हुआ होगा कि अच प्रत्याहार या स्वरों के अंदर भी तो एक ऋस्व अ होगा, और एक बार फिर से यहाँ पर ऋस्व अ आया है, तो क्या ऋस्व अ के दो आभ्यंतर यत्न होते हैं? हाँ, मेरा उत्तर है हाँ। लेकिन ये दोनों ऋस्व अ, ये वाला और ये वाला समान नहीं है। इस बात को आप ऐसे समझेंगे, देखिए यहाँ पर जो ऋस्व अ है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यहाँ पर जो ऋस्व अ है यह व्याकरण प्रक्रिया दशा वाला है। व्याकरण प्रक्रिया दशा वाला ऋस्व अ है, मतलब विवृत आभ्यंतर यत्न में जो स्वर आ रहा है ऋस्व अ, ये कैसा है? व्याकरण प्रक्रिया दशा वाला, ठीक है। और जो संवृत आभ्यंतर यत्न में ऋस्व अ आ रहा है, यह लौकिक प्रयोग दशा वाला, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझ जाएंगे, लौकिक प्रयोग दशा वाला। अगेन एक क्वेश्चन माइंड में आ गया कि ये क्या है, व्याकरण प्रक्रिया दशा क्या होती है और लौकिक प्रयोग दशा क्या होती है, हम इसको कैसे समझे, हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि सामने तो जो ऋस्व अ लिखा होगा वो दोनों तो एक जैसे होंगे, इस पे कोई चिन्ह थोड़ी लग रहे हैं जिससे हम इसकी पहचान कर पाए। तो बच्चों, इस तरह के प्रश्न वैसे नहीं आते, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ कि क्या है व्याकरण प्रक्रिया दशा और क्या है लौकिक प्रयोग दशा। देखिए, जैसे कि उदाहरण मैं आपको बोर्ड पर लिखकर कुछ समझा रही हूँ, और कोई टॉपिक चल रहा है और मैंने लिखा वेद धन अंतः, ऐसा बोर्ड पर लिखा है, ठीक है। तो अचानक से आप देखते हैं इस चीज को, और अगर मैं पूछूं कि बताइए ये क्या मैं पढ़ा रही हूँ, आप पहचान पाएंगे कि ये संधि है, ठीक है। मैं संधि का कोई नियम आपको बताना चाह रही हूँ। तो क्या संधि व्याकरण का एक पाठ्य बिंदु है? यस। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं। यहाँ पर जो ये ऋस्व अ का प्रयोग हो रहा है किसी व्याकरण की प्रक्रिया को बताने के लिए, यह व्याकरण प्रक्रिया दशा वाला है, ठीक है। तो इस अ का, इस ऋस्व अ का अभ्यंतर यत्न क्या होगा? आप बता देंगे विवृत, ठीक है। दूसरा उदाहरण, अगर मैं बोर्ड पर लिखती हूं अभिज्ञान शाकुंतलम, कुछ भी, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिखकर बता रही हूँ, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए ये क्या टॉपिक चल रहा है, आप बता देंगे ये तो कोई साहित्य का की कृति है, नाटक है, और मैडम इस रूपक को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं इस ऋस्व अ, जो मैंने लिखा है शब्द, इस ऋस्व अ का अभ्यंतर यत्न क्या होगा? तो बच्चों ये एक लौकिक प्रयोग है, साहित्य प्रयोग। लौकिक प्रयोग का अर्थ होता है साहित्य प्रयोग। इस लौकिक प्रयोग दशा वाले ऋस्व अ का अभ्यंतर यत्न अभी के क्या क्या हो जाएगा इस स्थिति में? संवृत। आ गई बात समझ में? दोनों ही उदाहरणों से आपको अब समझ में आया होगा कि कहीं पर भी व्याकरण की प्रक्रिया प्रक्रिया बताई जा रही है, तो उस स्थिति में ऋस्व अ प्रयोग हुआ है, वहां पर उस ऋस्व अ का अभ्यंतर यत्न विवृत हो जाएगा, और सामान्य कोई लौकिक प्रयोग या साहित्य प्रयोग हो रहा है, तो उस स्थिति में ऋस्व अ का अभ्यंतर यत्न संवृत हो जाएगा, ठीक है। दोनों बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई आप लोगों को। व्याकरण प्रक्रिया दशा क्या होती है, लौकिक प्रक्रिया दशा क्या होती है। तो दोनों ही ऋस्व अ हो सकता है देखने में एक जैसे हो, लेकिन प्रयोग की स्थिति के कारण, इनका प्रयोग जिस स्थिति में हो रहा है उसके कारण दोनों में विभेद है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब ये बातें तो आपको समझ में आई गई होंगी, आपने पहले भी कभी ना कभी पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं कि कौन सा व्याकरण प्रक्रिया दशा है और कौन सा लौकिक प्रयोग दशा है ना। विवृत में व्याकरण प्रक्रिया दशा आएगी कि लौकिक प्रयोग दशा आएगी, संवृत में व्याकरण प्रक्रिया दशा आएगी या लौकिक प्रयोग दशा आएगी, ये हम भूल जाते हैं।
तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूं मैं, ध्यान से देखेंगे। वी व्याकरण, ठीक है, वी से व्याकरण अब नहीं भूलेंगे, ठीक है। और सम से साहित्य प्रयोग, स से साहित्य प्रयोग, साहित्य लौकिक प्रयोग, मैं यहाँ पे साहित्य प्रयोग भी लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो दोनों बातें हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ये हो गए हमारे 5 आभ्यंतर यत्न, किसके अनुसार? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार या सामान्य 5 आभ्यंतर यत्न होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत अच्छे से हमें पांचों आभ्यंतर यत्न क्लियर हो गए हैं। किस आभ्यंतर यत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये भी हमें समझ में आ गया। मैं बार बार आपको 5 आभ्यंतर यत्न है इस बात पर जोर देकर इसलिए बता रही हूँ कि अब हम यहाँ पर एक नई बात सीखने वाले हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्लाइड का तो ले लीजिए। अब मैं यहाँ से सारी चीजें हटा रही हूँ और नई चीजें देखने वाले हैं। आभ्यंतर यत्न सामान्यतः तो 5 हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भी 5 हैं, लेकिन बच्चों एक रचना का नाम यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी से विभिन्न रचना है, अलग है। सिद्धांत कौमुदी का अपर नाम है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। शॉर्ट में लिखा है, आप लोग अपने नोट्स में इसको पूरा लिखेंगे। सिद्धांत कौमुदी या वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के रचयिता हैं आचार्य भट्टोजी दीक्षित। आचार्य भट्टोजी दीक्षित। आचार्य भट्टोजी के अनुसार आभ्यंतर यत्न कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में। आचार्य भट्टोजी के अनुसार आभ्यंतर यत्नों की संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर होगा 4। सिद्धांत कौमुदी या वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर यत्नों की संख्या कितनी है? तब भी आपका उत्तर होगा 4, ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि कौन कौन से आभ्यंतर यत्न आचार्य भट्टोजी मानते हैं। ये 5 आभ्यंतर यत्न आपके सामने जो लिखे हुए हैं, इनमें जो भट्टोजी ने स्वीकार किए हैं वो है स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत और संवृत। मीन्स ईषद विवृत जो है चौथा वाला है ना, यह आभ्यंतर यत्न आचार्य भट्टोजी नहीं मानते हैं, ठीक है। चौथा आभ्यंतर यत्न आचार्य भट्टोजी नहीं मानते। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आचार्य भट्टोजी ने किस आभ्यंतर यत्नों को स्वीकार नहीं किया है, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ईषद विवृत। आचार्य भट्टोजी किन वर्णों के लिए अलग से आभ्यंतर यत्न नहीं मानते हैं? ऊष्म वर्णों के लिए। ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बोला है, आप इसको नोट कर लेंगे। ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर यत्न इन्होंने अलग से स्वीकार नहीं किया है। तो ऊष्मों को कहां पर रखा है, मतलब ऊष्म वर्णों को कहां रखा है? स्वरों के साथ। ध्यान दीजिएगा, स्वरों के साथ ऊष्म वर्णों को रखा है। मीन्स ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर यत्न विवृत बताते हैं। आ गई बात समझ में? प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। विवृत आभ्यंतर यत्न में आचार्य भट्टोजी ने स्वर और ऊष्म दोनों को रखा है। आ गई बात समझ? तो ये हो गए हमारे 4 आभ्यंतर यत्न आचार्य भट्टोजी सिद्धांत कौमुदी या वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। और बाकी सारी चीजें एज इट इज वैसी की वैसी रहने वाली हैं। सारी चीजें आचार्य भट्टोजी ने वैसी की वैसी मानी है जो लघु सिद्धांत में है या सामान्यतः है, ठीक है। बस एक विशेष बात इन्होंने बताई है, वो मैंने आपको समझा दी, ठीक है। तो होप सो बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से आभ्यंतर यत्न समझ में आ गए होंगे। इन आभ्यंतर यत्नों के प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, कैसे कंफ्यूज किया जा सकता है आपको गलत गलत विकल्प दे करके, इस सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे एक सत्र में, जहां पर हम बहुवैकल्पिक प्रश्नों का संग्रह लेकर आने वाले हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाह्य यत्न।
बाह्य यत्न कितने प्रकार के हैं? 11। ये बाह्य यत्नों के प्रकार कुल 11 हैं, लेकिन इनको हमें कैसे याद करना है? क्या इसमें भी कोई शॉर्ट ट्रिक है ना? तो उस तरीके से हम इसे याद कर पाए ताकि सभी प्रश्न हमारे सही हो जाएं। आइए सभी चीजों को बहुत मजेदार तरीके से पढ़ते हैं। कुल 11 प्रकार के बाह्य यत्नों में प्रारंभिक 8 व्यंजन वाले, यानी कि ये व्यंजन संबंधी बाह्य यत्न है, और अंतिम 3 स्वरों वाले, ये स्वर संबंधी बाह्य यत्न है। ठीक है, बहुत मजेदार तरीके से आपको ये सारी चीजें समझाई जाएंगी, ध्यान से सुनते रहिएगा। 11 प्रकार कौन कौन से हैं, इनको क्रमशः हम पढ़ते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। व्यंजन और स्वरों के आधार पर इनका विभाजन 8 और 3 ऐसे हो गया है। 8 व्यंजन वाले और 3 स्वर वाले। यहां तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन चीजों को कैसे हमें शॉर्ट ट्रिक से समझना है? देखिए, प्रारंभिक जो 8 बाह्य यत्न हैं व्यंजन वाले, इनका विभाजन 6 और 2 ऐसे हो जाएगा। 6 जो है इनका विभाजन पुनः 3-3 के 2 सेट में हो जाएगा। ठीक है, आइए ये कैसे शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं इनको समझते हैं। सबसे पहले 3-3 के 2 सेट कैसे बनते हैं? विवार, श्वास एवं अघोष एक सेट, संवार, नाद एवं घोष दूसरा सेट। ठीक है, विवार, श्वास, अघोष एवं संवार, नाद, घोष 6 बाह्य यत्न व्यंजन वाले हो गए। अल्प प्राण एवं महाप्राण, ये दोनों अलग से यहाँ पर हैं। ठीक, अब ये जो बाह्य यत्न आपके सामने लिखे गए हैं व्यंजन से संबंधी है, मतलब ये किसके लिए होंगे? व्यंजन वर्णों के लिए होंगे। तो हम इनमें वर्णों को लिखते समय बिल्कुल ये नहीं सोचेंगे कि स्वर कहाँ गए। स्वरों के लिए हम बाद में पढ़ेंगे, उदात, अनुदात एवं स्वरित में। यहाँ पर सिर्फ व्यंजन वर्णों की बात होगी। और व्यंजन क्या होते हैं अगर मैं आपसे ये पूछूं? आपके माइंड में सारी वर्णमाला है ना? व्यंजन मतलब वर्गों वाले सभी वर्ण, सभी वर्गीय वर्ण, जिन्हें हम स्पर्श या उदित भी कहते हैं। क च ट त प 5 वर्गों के। फिर श श स ह है, ऊष्म है, यवरल है, अंतस्थ है। और पाणिनि शिक्षा में तो अनुस्वार, विसर्ग, उपधमानीय, जीवामूलीय एवं यम को भी व्यंजनों में काउंट किया गया था। एम आई राइट? तो यहाँ तक आपको वर्णमाला बहुत अच्छे से याद आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि इन सेट्स के अंदर व्यंजन वर्ण कैसे आएंगे। ठीक है, बहुत मजेदार तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आपको मैं समझाने वाली हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। वर्गों का प्रथम द्वितीय वर्ण यहाँ ऊपर वाले सेट में, तो तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण यहाँ। ठीक है, पहला दूसरा ऊपर वाले सेट में है, तो तीसरा चौथा 5वां नीचे वाले सेट में है। इसके बाद विसर्ग यहाँ और अनुस्वार यहाँ। ठीक, फिर आती है ऊष्म वाली बात, तो श, श एवं स, श यहाँ। और आपको पता है श में से एक ह वर्ण होता है जो हमेशा इनके साथ चीटिंग करता है, और वो कहाँ आकर बैठ जाता है? अंतस्थों के ठीक पहले। तो ह और य, व, र, ल, ये सभी वर्ण यहाँ। आ गई बात समझ में? ह या व, र, ल एक साथ आ जाएंगे। ह इनमें से निकलकर यहाँ आ गया। अब चूंकि इस ऊपर वाले ग्रुप के साथ चीटिंग हुई है, ह ने इनके साथ चीटिंग किया ना, तो यहाँ पर उपधमानीय और जिह्वामूलीय दोनों हो जाएंगे। उपधमानीय, जिह्वामूलीय 2 प्रकार के अर्धविसर्ग थे। दोनों वर्ण ऊपर वाले ग्रुप में ही हैं, विवार, श्वास और अघोष वाले ग्रुप में।
ठीक है। अब आती है बात यम वर्णों के विभाजन की। आप सभी को मैंने समझाया था एक सेशन में कि यम 4 प्रकार के होते हैं। तो यम 1 2 यहाँ मैं कोमा लगा देती हूँ ताकि आप समझ पाए, और यम 3 4 यहाँ। इज इट क्लियर? तो दोनों सेट में आने वाले वर्णों को हमने विभाजन कर दिया है। एक बार फिर से ट्रिक के अनुसार देखिए, 1 2 3 4 5 कहाँ पे बोल रही हूं मैं? जहां पर ऊपर वाले सेट में लिखा 1 2, ठीक है, नीचे वाले में देखो 3 4 5, फिर विसर्ग ऊपर वाले सेट में है तो अनुस्वार नीचे वाले सेट में है, बराबर विभाजन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद स ऊपर वाले सेट में, यहां से ह निकलकर नीचे वाले में आ गया है यवरल के साथ में, तो ह यवरल साथ में। फिर उपधमानी जीवामूली ऊपर में है, और यम 1 2 ऊपर वाले सेट में, यम 3 4 नीचे वाले सेट में, बिल्कुल बराबर विभाजन हो गया है ना। ये हो गई बात हमारी व्यंजन वर्णों की। अब आप लोगों को अगर मैं पूछूं कि बच्चों अयोगवाह क्या होते हैं, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि जो माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्णमाला दी गई है, उसके अतिरिक्त जो पाणिनि शिक्षा में जोड़े गए विसर्ग, अनुस्वार, अर्ध विसर्ग, यम, ये सभी क्या है? अयोगवाह। मतलब जो चिन्ह होते हैं, यह जो अलग से जोड़े गए हैं, ये सभी अयोगवाह कहलाते हैं। तो अयोगवाह हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि क्या विवार श्वास अघोष और संवारनाद घोष वाले विभाजन में आपको अयोगवाह दिख रहे हैं, आपका आंसर होगा यस। हाँ, हमको यहाँ पे विसर्ग दिख रहा है, अनुस्वार दिख रहा है, उपदमानी जीवामूली भी दिख रहे हैं, यम भी दिख रहे हैं, तो ये सभी क्या है? अयोगवाह है। ठीक है, तो अल्प प्राण और महाप्राण में जो व्यंजनों का विभाजन होगा, यहाँ पर अयोगवाह नहीं दिखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर सिर्फ व्यंजन वर्णों का विभाजन होगा, अयोगवाह का नहीं होगा। ठीक, बहुत सिंपल है। अल्प प्राण और महाप्राण में कैसे वर्ण रखे जाएंगे? अल्प प्राण मतलब हल्के हल्के वर्ण, महाप्राण मतलब भारी भारी वर्ण। ठीक है, अल्प प्राण में आ जाते हैं वर्गों का 1 3 5। ठीक है, और य व र ल, यानी कि अंतस्थ और 1 3 5 अल्प प्राण वाले ग्रुप में है। तो महाप्राण में शेष वर्ण हो जाएंगे कौन कौन से? दूसरा, चौथा और श श स ह। क्लियर? तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। व्यंजनों का विभाजन हमने यहाँ पर देख लिया है। 8 प्रकार के बाह्य यत्न देखे इन बाह्य यत्नों के आधार पर। ठीक है, अब थोड़ा सा एक छोटे से क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं कि प्रश्न क्या बन सकता है। मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। मान लीजिए कि इस वर्ण के लिए आपको बाह्य यत्न पूछा, क वर्ण के लिए बाह्य यत्न पूछा है, आपको विचार करना पड़ेगा क क्या है? व्यंजन है। व्यंजन है मीन्स प्रारंभिक 8 में से लेना पड़ेगा, जो आपके सामने स्लाइड पर है अभी, इनमें से आपको लेना पड़ेगा। अभी क अपने वर्ग का कौन सा वर्ण है? पहला वर्ण है। तो एक कहाँ कहाँ लिखा हुआ है पहले तो आप ये देख लो। एक ये रहा, मीन्स इसके लिए बाह्य यत्न है विवार श्वास, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, अघोष। और एक देखिए यहां भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो अल्प प्राण। मीन्स हमें यह समझ में आता है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण के लिए 4 बाह्य यत्न होते हैं। एक तो इस या इस सेट में से कोई सा एक होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक सेट होगा किसी भी व्यंजन वर्ण के लिए, और एक अल्प प्राण और महाप्राण में से एक होने वाला है। ठीक है, ये हो गई बात हमारे एक व्यंजन वर्ण की। ऐसे कोई भी वर्ण पूछा जा सकता है आपसे। अब मैं आपको पूछूं कि मान लीजिए ये क है और इसके साथ में ये चिन्ह लगा है। अभी चिन्ह लगा है मीन्स हमें तुरंत याद आ जाएगा कि अयोगवाह का विभाजन हमें सिर्फ विवार श्वास घोष और संवारनाद घोष में दिख रहा था, अल्प प्राण महाप्राण में नहीं दिख रहा था। क के साथ में चिन्ह लगाए मीन्स ये सिंपल क नहीं है, ये वर्गीय क नहीं है, ये अभी क्या हो गया? अनुस्वार क। ठीक है, तो अभी इसके लिए कौन सा विभाजन हमें मिलेगा? ये सिर्फ क्या है? यहां से अनुस्वार कहाँ है? ये, तो इसका विभाजन
हो जाएगा, मतलब इसके जो बाह्य यत्न है वो हो जाएंगे संवार, नाद एवं घोष। आ गई बात समझ में, है ना। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया, ऐसे आप खुद प्रैक्टिस के लिए कोई भी व्यंजन वर्ण को ले लेंगे और उनका अभ्यास कर लेंगे। ठीक, चलिए, तो यहाँ तक हो गए हमारे 8 बाह्य यत्न, प्रारंभिक 8 जो व्यंजन से संबंधित थे। अब हम बढ़ते हैं आगे, ये तालिका आपके सामने है, ऐसा का ऐसा ही हमने पढ़ा है। स्वरों से संबंधी बाह्य यत्न। बच्चों, स्वरों से संबंधी बाह्य यत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के हैं, उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित। 3 प्रकार के बाह्य यत्न होते हैं। परिभाषाओं की ओर ध्यान दीजिए, इन सभी को आप परिभाषाओं से बहुत मजेदार तरीके से याद कर पाएंगे। उदात्त की परिभाषा है उच्चई उदात्तः। देखिए, आप जो भी पाठ्य बिंदु पढ़ रहे हैं इसको सिर्फ रटना नहीं है, है ना, इसको लॉजिकली समझना है। प्रश्न क्या बनते हैं ये भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। आपका भी ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या हम इसे सही कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो इसी नजरिए से हम चीजों को पढ़ेंगे। उदात्त, उदात्त क्या है? उच्चई उदात्तः, जिन स्वरों को बहुत ऊंचा बोला जाता है, हाई स्केल पर बोला जाता है, उन्हें हम उदात्त कहते हैं। उच्चई उदात्तः परिभाषा से, जिन स्वरों को बहुत धीमा बोला जाता है, लो स्केल पर बहुत धीमा बोलते हैं हम लोग, है ना, तो वह है अनुदात्त। निश्चयी अनुदात्तः, ध्यान से परिभाषा को पढ़े, निश्चयी मतलब नीचे स्केल पर। ठीक है, और जिन स्वरों को न तो बहुत ज्यादा ऊंचा न बहुत ज्यादा धीमा, यानी कि बीच में बैलेंस्ड बोला जाता है, उन्हें हम स्वरित कहते हैं। समाहार स्वरित इसकी परिभाषा है। परिभाषाओं को एक बार फिर से पढ़ें। उच्चई उदात्तः, उदात्त की परिभाषा। निचयी अनुदात्तः, अनुदात्त की परिभाषा। और समाहार स्वरितः, स्वरित की परिभाषा। परिभाषाएं क्लियर, इनका मीनिंग भी आपको समझ में आ गया कि ये स्वर कैसे बोले जाते हैं। तो ये तो हुई उच्चारण की बात, लेकिन लिखे हुए वर्णों में हमें कैसे पता चलेगा कि ये उदात्त है, अनुदात्त है या स्वरित है? इसको हमें कैसे बोलना है? समाहार बोले या बहुत धीमा बोले या बहुत ऊंचा बोले? तो बच्चों, ये वैदिक संस्कृत की बात है, लौकिक संस्कृत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब स्वर समान रूप से लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। वैदिक की बात है, लेकिन संस्कृत में ये वर्णमाला में यत्न आए हैं, इसलिए हमें इनको समझना बहुत जरूरी है। उच्चई उदात्तः, जिन स्वरों को हम उदात्त कह रहे हैं, इन स्वरों के उदाहरण से बता रही हूँ। जैसे मैंने अ लिखा, इन स्वरों के आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी कोई चिन्ह नहीं होता है। ध्यान से समझें, जो स्वर सिंपल लिखा गया, बहुत सामान्य रूप में लिखा गया, जिसके ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं कोई चिन्ह नहीं लगाया, ये उदात्त है। क्या है ये? उदात्त है। जिन स्वरों के नीचे आड़ी रेखा का चिन्ह लगाया जाता है, परिभाषा में देखो नीचे लिखा हुआ है, हिंट बता रही हूं मैं आपको, लॉजिक से समझे, है ना। नीचे, नीचे अनुदात मतलब नीचे आड़ी रेखा का चिन्ह, यह स्वर अनुदात्त कहलाते हैं। जिन स्वरों के ऊपर खड़ी रेखा का चिन्ह लगाया जाता है, इन्हें हम स्वरित कहते हैं। आगे बात समझ में अच्छे से। तो जो सामान्य रूप में लिखे जाते हैं बिना चिन्ह के, उदात्त। जिनके नीचे आड़ी रेखा का चिन्ह लगाया जाता है, अनुदात्त। जिनके ऊपर खड़ी रेखा का चिन्ह लगाया जाता है, स्वरित। इज इट क्लियर नाउ? है ना। तो ये हो गई हमारी पहचान की बात। हमें परिभाषाएं समझ में आ गई अच्छे से, उच्चारण का तरीका पता चल गया, कैसे इनको बोलना है, बहुत ऊंचा बोलना है उदात्त को, धीमा बोलना है अनुदात्त को, बैलेंस बोलना है स्वरित को। चिन्हों वाली बात समझ में आ गई। लिपि रूप में कैसे लिखे जाते हैं, अगर आपको वर्ण लिख करके पूछ लिया जाए एग्जाम में तो लिख कर ही पूछेंगे, है ना। तो चिन्ह के साथ में हम उसकी पहचान कर पाएंगे। तो यहाँ तक बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आई है। स्वरों के लिए ये 3 बाह्य यत्न है। तो अभी हमारे माइंड में एक क्वेश्चन और आता है, क्या सभी स्वरों के लिए बाह्य यत्न है तीनों? हाँ,
सभी स्वरों के लिए ये 3 प्रकार के बाह्य यत्न होते हैं, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पर लिखी गई बात ये क्या है। बच्चों, ये हस्त संचालन से संबंधी बात है, जो आपको कहीं किताबों में नहीं मिलने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आते हैं कई बार कि उदात्त स्वरों को बोलते समय, उच्चारण करते समय हस्त संचालन कहाँ तक होता है, या अनुदात या स्वरित स्वरों के लिए भी पूछा जा सकता है कि इनको बोलते समय हस्त संचालन कहाँ तक होता है। आपको याद रखना है कि बहुत ऊंचा बोल रहा है तो सिर तक हस्त संचालन होगा, बहुत धीमा बोल रहा है तो हृदय तक हस्त संचालन होगा, और न तो बहुत ज्यादा ऊंचा मतलब सिर तक नहीं, न बहुत ज्यादा धीमा मतलब हृदय तक भी नहीं, बीच में कर्ण मूल तक हस्त संचालन। कहाँ पर? स्वरित। आई बात समझ में? उदात्त में सिर तक हस्त संचालन, अनुदात्त में हृदय तक हस्त संचालन, और स्वरित में कर्ण मूल तक हस्त संचालन होगा। ये बातें यहाँ पर लिखी गई है, मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ, ये समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। आप लोगों ने कभी किसी गायक कलाकार को गाते हुए देखा होगा, वो लोग ऐसे एक हाथ में माइक होल्ड करते हैं और एक हाथ उनका ऐसे बराबर चलता रहता है। या वेद पाठियों को कभी देखा होगा, है ना, जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो ऐसे 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 बराबर उनके हाथ ऐसे चलते रहते हैं, है ना। हमारा ध्यान शायद कभी उस पर नहीं गया हो, या गया भी हो तो हमको वो बात समझ में नहीं आई कि ये ऐसे हाथ क्यों चलाते हैं, है ना। तो इसका रीजन ये है कि जब बहुत ज्यादा ऊंचा गाते हैं तो सिर तक हस्त संचालन होता है, बहुत ज्यादा धीमा गाते हैं तो हृदय तक हस्त संचालन होता है, और बीच में गाते हैं तो कर्ण मूल तक हस्त संचालन होता है। तो होप सब बच्चों आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चिन्हों की बात जो मैंने आपको अभी बताई है, बिना चिन्ह का उदात्त, नीचे आड़ी रेखा अनुदात्त और ऊपर खड़ी रेखा स्वरित, ये चिन्ह आपको वैदिक संस्कृत में मिलेंगे, लौकिक संस्कृत में नहीं पाए जाते हैं। ये कभी आपको ऋग्वेद या कोई वेद पढ़ने का अवसर मिले तो आप जरूर से इसको देखिएगा, चिन्ह वाले वर्ण ही वहां पर लिखे जाते थे। बहुत जगहों पर ये चीजें आपको दिख जाएंगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा बाह्य यत्न की बात, जिसमें हमने स्वरों से संबंधित 3 बाह्य यत्न देखे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बाह्य यत्नों में हमने पढ़ा 11 प्रकार के बाह्य यत्नों को, प्रारंभिक 8 व्यंजन वाले, अंतिम 3 स्वरों वाले, ठीक है। इनका विभाजन कैसे हुआ है, किन वर्णों के लिए ये होते हैं, चिन्हों की क्या बात है ना, किस वर्ण के लिए कितने यत्न होते हैं, ये सब बातें आपको मैं प्रश्नों के माध्यम से समझाने वाली हूँ अगले सत्र में, ठीक है। बहुत मजेदार तरीके से खूब सारे बहुवैकल्पिक प्रश्न हम देखने वाले हैं बहुवैकल्पिक क्वेश्चंस वाली क्लास में। एमसीक्यूज खूब सारे मिलने वाले हैं आपको, अप्लाइड क्वेश्चंस मिलेंगे, किताबों में नहीं होते हैं, जो हमारी समझ को बढ़ाते हैं। ऐसे अप्लाइड क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे और अपनी तैयारी को मजबूती दे पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले सत्र में इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।